हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आई ए स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशंस के क्लास शुरू किए थे और अब तक हम लोगों ने अच्छा खासा लेक्चर सीरीज आई थिंक कि 8 लेक्चर सीरीज कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली आज हम 9th लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं जो आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या फिर हमारे जो नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज है उससे रिलेटेड आपका ये टॉपिक होगा। हाँ, थोड़ा सा अगर हम मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो उतनी ज़्यादा चहल पहल मेंस के क्वेश्चन में नहीं देखने को मिली है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस उतनी ज़्यादा नहीं पूछी गई हैं मेंस में, बिकॉज काफ़ी फ्रिक्वेंटली ये सब जो देश हैं न्यूज़ में नहीं रहते हैं। खासकर इंडिया के एस्पेक्ट की बात करें, जैसे आप भी देखते होंगे कि इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो यूएसए न्यूज़ में रहता है, क्वाड न्यूज़ में रहता है, या फिर अभी आपका श्रीलंका न्यूज़ में है। तो इस एंगल से हम लोग देखते हैं और उसी आधार पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट एंड स्पीडी तरीके से इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, हालांकि वियतनाम में एक चीज़ें अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है, तो वहाँ पर आपका जो प्रेसिडेंट है, आप नाम बता सकते हो वहाँ के प्रेसिडेंट का, उन्होंने रिज़ाइन किया है। लेकिन वो वहाँ की इंटरनल मैटर्स है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई बड़ा पिक्चर नहीं बनता है इंडिया के रेस्पेक्ट में। हाँ, अगर कोई बड़ा कंटेक्स्ट होता कि इंडिया के कोई मिनिस्टर वहाँ के विजिट पर जाते या फिर वहाँ के कोई मिनिस्टर इंडिया के विजिट पर आते, तब भले ही कंटेक्स्ट बन सकता था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए हम बेसिक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे और इस हिसाब से अपना जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएंगे। सो यू आर वॉचिंग मिशन आई एस पीसीएस एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब दैट एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आप अपने कमेंट रिस्पॉन्स दीजिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और इतना ही नहीं, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, तो आपको भी अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। जस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड सर्कल, स्प्रेड द पॉजिटिविटी। थैंक यू। सो जब हम बात करते हैं वियतनाम की, तो थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का आइडिया होगा, तो आपको ही पता होगा कि वियतनाम ने भी इंडिपेंडेंस वॉर लड़ा है, अपनी आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा है। जैसे हो ची मिन्ह का नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। वो बेसिकली वियतनाम के फ्रीडम मूवमेंट में लीड किए थे और वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने इसे भी पढ़ा होगा। तो इंडिया ने भी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी है, वियतनाम ने भी अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी है। तो कह सकते हैं कि हाँ, देयर इज ए हिस्टोरिकल रूट्स फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, जो फॉरेन रूल से फाइट किया था दोनों देश ने एंड आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा हमें लोकेशंस देखने पड़ेंगे, क्योंकि लोकेशन जब आप देखोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या अहमियत रखता है वियतनाम हमारे लिए स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक पर्पस तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हमारा स्ट्रेटेजिक पर्पस अगर सिक्योर होता है तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए होगा। यहाँ पर आप मैप में देखो, मैंने मैप भी निकाल के रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वियतनाम आपको दिख रहा होगा। ये जो आप देख रहे हो, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वियतनाम के लेफ्ट साइड में आपको लाओस देखने को मिल रहा है। फिर लाओस के आप साउथ में जाओगे तो कंबोडिया, ये है कंबोडिया, ये है लाओस, और ये आपका वियतनाम लगभग एस शेप का आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, एस शेप का ऐसे करके वियतनाम आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ये चाइना के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है, चाइना के साथ बॉर्डर करता है। और चाइना आपको ही पता है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है विद रिस्पेक्ट टू साउथ चाइना सी को लेकर, या फिर इनके जो भी नेबर कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। तो वियतनाम और चाइना के बीच जो रिलेशन है ना, वो कोई पॉजिटिव नहीं है, खट्टे रिलेशन कह सकते हो। ठीक है, क्यों? एक तो ऑलरेडी साउथ चाइना डिस्प्यूट वाला मुद्दा चलते रहता है, ठीक है। तो कॉमन थ्रेट कह सकते हो फॉर बोथ इंडिया एंड वियतनाम विद रिस्पेक्ट टू द राइजिंग चाइनीज पावर। तो ये एंगल आपको ध्यान रखना है। और ये साउथ चाइना सी कहाँ है, ये तो आपको पता होगा। ये सारा का सारा जो चाइना क्लेम करता है, बोलता है ये हमारा ही टेरिटरी में आता है, और इसी को लेकर जो मुद्दे चलते रहते हैं, डिस्प्यूट चल रहा है, आपको भी पता है। तो ये सब हमने बात की। तो आपका वियतनाम का लोकेशन होप आपने देख लिया होगा। तो एक बार और अच्छे से आप क्लियर से देख लीजिए वियतनाम का लोकेशन, ठीक है। ये देख लो आप, ये है आपका वियतनाम का लोकेशन, और ये आपका चाइना है, और ये आपका साउथ चाइना सी है, ये आपका फिलीपींस है। इन सब के साथ ये जो साउथ चाइना डिस्प्यूट है, फिलीपीन के साथ भी है, ब्रुनई, या फिर आपका जो मलेशिया है, इंडोनेशिया है,
कुछ ना कुछ मुद्दे देखने को हमें मिलते हैं। तो वंस वी हैव फिनिश दिस मैपिंग, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो वही हमने आपको बताया कि कॉमन थ्रेट ऑफ चाइना, ठीक है, और इसी के कारण इंडिया और वियतनाम के बीच जो रिलेशंस है वो मजबूत होते हुए दिखे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बात करो, डिफेंस पर्सपेक्टिव से बात करो, पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करो, तो ये सब बात है। अभी वियतनाम क्यों न्यूज में है? बिकॉज अभी की बात ना करो, 2020 की ये कंटेक्स्ट है, तो लगभग लगभग आपका 2 साल हो चुके हैं। तो इंडिया और वियतनाम ने 7 एग्रीमेंट्स साइन किए थे। अब 7 एग्रीमेंट साइन किए थे, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ एग्रीमेंट हुआ है जब दिसंबर 2020 में वर्चुअल समिट हुए थे दोनों देश के बीच, और इसमें किन किन चीज़ों पर कॉपरेशन की बात की थी। एक तो ये डिफेंस है, ठीक है, आप लॉजिक लगा के चलना कि क्यों ये सब एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। तो एक तो डिफेंस है, एक आपका साइंटिफिक रिसर्च है, रिन्यूएबल एनर्जी के बीच कॉपरेशन है, न्यूक्लियर एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, कैंसर ट्रीटमेंट, इन सब मुद्दे पर। और इतना ही नहीं, वियतनाम और इंडिया ने 50th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक टाइज सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो डिप्लोमेटिक टाइज भी काफ़ी ओल्डर हैं। लेकिन चलिए हम फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, आउटकम क्या निकला है समिट का, उसके बाद हम बेसिक बैकग्राउंड पर आएंगे कि क्या रिलेशंस हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन दोनों देश ने बात की। स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन मतलब एक तो प्लान ऑफ एक्शन साइन की गई जो आपका 2021 से 23 तक गवर्न होंगी, अलोंग विथ कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के इम्प्लीमेंटेशन की बात करी गई है ताकि बायलैटरल पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हो। उसके बाद ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट की बात हुई है, सो दैट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैंने आपको पहले भी बताया है, स्ट्रेटेजिक मतलब ये है कि दोनों देश के अपने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। जैसे कोई ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं उसको डील किया जाए, ठीक है, ये सब बातें होती है। और जाहिर सी बात है डिफेंस कॉपरेशन भी हुई है। जैसे आप देख सकते हो इंडिया ने $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया। और भी बहुत सारी बात है, जैसे हाई स्पीड गार्ड बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, जिसके तहत बेसिकली ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट की जा रही हैं। और ये एक्सरसाइज भी आप देख सकते हो, वियतनाम इंडिया एक्सरसाइज। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी में भी कॉपरेशन से देखने को मिली है, यानी कि एमओयू, यानी कि जिसको आप कह सकते हो कि एग्रीमेंट साइन की गई है कि किस प्रकार से हम म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ाएं बिटवीन द रेगुलेटरी बॉडीज दैट डील्स विद द न्यूक्लियर एनर्जी, ताकि रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी को इन्हेंस किया जा सके। एलोंग विथ ग्लोबल कॉपरेशन की भी बात की गई है, जिसमें वियतनाम ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया है इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप के लिए। आपको पता है काफ़ी लंबे समय से इंडिया डिमांड कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें रिफॉर्म किया जाए और उसमें भारत को भी जगह मिले। अब जाहिर सी बात है भारत अपना स्टैंड, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो दावेदारी है अगर मजबूत करना चाहता है तो वेरियस नेशंस का कॉपरेशन चाहिए, ठीक है। तो उसमें से वियतनाम भी भारत की जो दावेदारी है परमानेंट मेंबरशिप को लेकर उसका समर्थन करता है, ठीक है। जैसे आप G4 ग्रुपिंग आपने सुना होगा, तो G4 ग्रुपिंग में जो भी देश आते हैं वो सब बेसिकली इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप में एंट्री करने के लिए बात करते हैं। ये बातें हो गई, तो यहाँ पर हमने देखा। उसके बाद आप देख सकते हो अगर हम बात करें वियतनाम का क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहली बात तो चाहे हम वियतनाम की बात करें या फिर जो भी आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, उन सब का एक अहमियत जरूर है कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना उसका ये पिलर है, चाहे वियतनाम हो चाहे म्यांमार हो, क्योंकि ये सब आपके आसियान कंट्रीज है। तो जाहिर सी बात है भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें वियतनाम एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा। और साथ ही साथ आसियान के साथ रिलेशनशिप भी इससे बूस्ट होगा, बिकॉज वियतनाम जो है आपका आसियान का मेंबर है। अलोंग विथ अगर हमारे रिलेशंस वियतनाम के साथ या फिर इन जनरल आसियान देशों के साथ मजबूत होता है तो हम चाइनीज एग्रेशन को काउंटर कर सकते हैं, तो ये भी हमारा सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस भी हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वियतनाम के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। उसके बाद चाइनीज एग्रेशंस आप देख ही रहे हो कि चाइना जो है अपनी एग्रेसिव पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा तीव्रता से दिखा रहा है, चाहे अभी रिसेंट आपका जो क्लैश देखने को मिला, ठीक है। और लद्दाख सेक्टर ये तो चलो 1-2 साल पुरानी कहानी है, लेकिन अभी सुनने में आया होगा आपको तवांग क्लैश, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, तो चाइनीज एग्रेशन को भी काउंटर करने के लिए, बिकॉज ये सब जो साउथ, ये जो आपके आसियान कंट्रीज है ना,
ये सब आपके लगभग लगभग चाइना के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, लोकेशन वाइज अगर हम बात करें, कुछ बॉर्डरिंग का भी करते हैं, कुछ नॉन बॉर्डरिंग है लेकिन काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो ऐसे में इन सब देशों का अगर कॉपरेशन होता है इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन रहेगी। साथ ही साथ मैरी टाइम सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज ये सब के लोकेशन आप देख लो, मैंने आपको मैप में भी दिखाया है, ये सब आपके ओशियन वाटर बॉडी से बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा खासा कोस्ट लाइन है, देख सकते हो वियतनाम का भी अच्छा खासा कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी, बिकॉज मैरीटाइम में काफ़ी ज़्यादा जब हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिशनल थ्रेट, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट लाइक पायरेसी, ठीक है, थेफ्ट, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इन सब से प्रोटेक्शन तो चाहिए ना। तो अगर ये सब देश अगर वो प्रोटेक्शन इंश्योर कर पाते हैं, तो हम कोई भी शिप लेकर जाएं कहीं पर भी, तो जाहिर सी बात है हमारे जो शिप की प्रोटेक्शन बनी रहेगी। ठीक है, तो वो सब बातें हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द टॉपिक इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक रिलेशंस में सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि बायलैटरल ट्रेड दोनों देश के बीच कितने वैल्यू का है। तो आप देख सकते हो ओवर द पास्ट 2 डेकेड बायलैटरल ट्रेड जो दोनों देश के बीच में है स्टीडली ग्रो किया है फ्रॉम $200 मिलियन जो 2000 में था टू $12.3 बिलियन। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो। जो बायलैटरल ट्रेड 2019-20 की बात हो रही है, अब तो और बढ़ा होगा, $12.3 बिलियन, तो अच्छा खासा अमाउंट है। ठीक है, आप बताओ इंडिया और रशिया के बीच बायलैटरल ट्रेड की क्या वैल्यू है। ठीक है, और इतना ही नहीं, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स भी इंडिया की मदद से वियतनाम में चल रही है। जैसे आप देख सकते हो इंडिया 299 वैलिड प्रोजेक्ट्स और लगभग लगभग $909 मिलियन का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें वियतनाम की इन्वेस्टमेंट इंडिया में, तो वियतनाम ने भी इन्वेस्टमेंट किया है 6 प्रोजेक्ट्स में इन इंडिया। ठीक है, अब वैल्यू सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट आई है, तो फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब बातें हैं। तो छोटी मोटी बातें, उतनी ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। कॉपरेशन इन यूएन, तो आपको ही पता है ना, वियतनाम सपोर्ट करता है इंडिया के परमानेंसी को इन द यूएनएससी, और साथ ही साथ यूएन में रिफॉर्म की भी बात का समर्थन करता है। ठीक है, ताकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ना, ये सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था तब बना था। तो बेसिकली तब कुछ ही डेवलप कंट्रीज थे, कुछ ही ऐसे देश थे जो डोमिनेट कर रहे थे वर्ल्ड को, जैसे यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया। लेकिन अब जो है इतने लंबे समय के बाद, यूँ कह सकते हो कि 70 या 75 ईयर्स के बाद, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है ना। जैसे इंडिया की बात कर लो तो वन ऑफ द मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जाहिर सी बात है इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज आज 2022 है, तो हम 2022 में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2022 को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, या उसके आगे के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, ना कि 1948 के फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ये लॉजिक सी बात है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बदलती है ना। तो ये बातें हमने देखा। उसके बाद देख लो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दोनों देश के बीच जो रिलेशन है वो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट हुआ है। अब कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब क्या, कि जो भी कॉपरेशन होगा स्ट्रेटेजिक फील्ड में वो और ज़्यादा डायमेंशन से भरा होगा। ठीक है, जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन कर लो। और साथ ही साथ वियतनाम का इम्पोर्टेंस ये भी हो जाता है, बिकॉज इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो वियतनाम का भी कॉपरेशन हमें चल सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये बात हो गई। उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी ले लो। कैसे, तो वियतनाम में रिच हाइड्रोकार्बन रिजर्व है, और ओएनजीसी विदेश, ओएनजीसी आपको पता है ना, ओएनजीसी विदेश जो है सब्सिडरी कंपनी है ओएनजीसी की, तो ये वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करते हैं, वहाँ हाइड्रोकार्बन रिजर्व जो भी है। तो ये भी है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। साथ ही साथ इंडिया डेवलपमेंटल असिस्टेंस, यानी कि भारत जो है वो डेवलपमेंटल असिस्टेंस देता है वियतनाम को टाइम टू टाइम। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो, ये अमाउंट आप पढ़ लेना। उसके बाद कल्चरल कॉपरेशन, तो कल्चरल कॉपरेशन से देख सकते हो आप, इंडिया और वियतनाम ने 3 नए डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, सो दैट वहाँ के जो हेरिटेज है उनको कंजर्व किया जा सके, अलॉन्ग विथ बायलैटरल प्रोजेक्ट्स। बायलैटरल मतलब दोनों देश मिलकर। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिसके तहत इंसाइक्लोपीडिया प्रिपेयर किया जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया यानी कि इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो इंसाइक्लोपीडिया होगा ये इंडिया वियतनाम सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिलेशंस को दर्शाएगा। तो ये सब कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे आपका देख लो
इकोनॉमिक कोऑपरेशन के पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डिस्पाइट दैट जो आपके कॉपरेशन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इतना ही नहीं, चाइना से जो भी कंपनी या फिर जो सब कह सकते हो मल्टीनेशनल कंपनी छोड़कर आ रही हैं, बिकॉज आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे कंपनी एग्जिट कर रहे हैं चाइना को, और वो जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आ रही है रेदर देन इंडिया। तो एक कंसर्न हो जाती है, एक प्रकार से वियतनाम एक कंपटीटर हो गया ना इंडिया का, कि हाँ चाइना से कोई भी कंपनी एग्जिट की तो इंडिया में आने के बजाय वो आपका वियतनाम में जा रहा है, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल या ऑटोमोबाइल, कोई कंपनी का नाम आपने सुना होगा तो यहाँ पर रिफर कर देना है। उसके बाद कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है आपका, ठीक है। जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है वो बेसिकली लंबे समय से अटके पड़े हैं, तो जहाँ पर कनेक्टिविटी में ही इतनी ज़्यादा स्लोनेस रहेगी तो वहाँ पर आपका रिलेशंस कैसे मजबूत होगा, वो भी बात है। अलॉन्ग विथ लैक ऑफ सस्टेनेबल डिप्लोमेटिक आउटरीच। और हाँ, वियतनाम ने क्वाड का भी अपोजिशन किया था, ठीक है। उनका कहना था कि इस प्रकार की मिलिट्री अलायंस का हम समर्थन नहीं करेंगे। उसके बाद डिफेंस टाइज भी हमें देखने को मिलता है, इसमें भी मुद्दे हैं। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम को देने की बात थी, तो वहाँ पर भी सहमति नहीं बन पा रही है, डील कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द वेरियस इश्यू, लाइक चाइना अपना जो है रेस्पॉन्स दर्ज करता है, या फिर काटसा आप हमें बता सकते हो क्या है, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मोस है आपको पता है ना, इंडिया और रशिया के कॉपरेशन से बना है ब्रह्मोस मिसाइल। अब चाइना क्यों इस पर विरोध जता रहा होगा, क्योंकि वियतनाम जो है आपका नेबरिंग है चाइना का, है ना। तो ये सब बात है। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो देख सकते हो, एक तो ये कि जो भी जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है उसको जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन में बदलने की जरूरत है, यानी कि इकोनॉमिक रिलेशन को और ज़्यादा डीप करिए, ठीक है। किस प्रकार से चाइना ने डिपेंडेंट बना दिया है बहुत सारे इकोनॉमिक्स को, आप देख ही रहे होगे, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर बहुत सारे देशों की। तो इस प्रकार से हम जो है अपना इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाते हैं इन देशों के साथ, तो फिर वेरियस सेक्टर में हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स अगर पनप रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया को मौका भी तो देता है कि इंडिया उसकी जगह ले सकता है। along with what several manufacturing firms वो डिसाइड कर रहे हैं टू शिफ्ट फ्रॉम चाइना, along with कनेक्टिविटी इंप्रूव किया जाए, along with सब रीजनलिज्म पर फोकस किया जाए, यानी कि किस प्रकार से हम कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करें, टेक्निकल असिस्टेंस दे, ट्रेनिंग दे, ताकि ये जो आपके वियतनाम के आसपास वाला जो रीजन है, वियतनाम के आसपास वाला रीजन समझ रहे, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सब आपका ग्रो करे एक साथ। यहाँ पर आप देखिए मैप में, है ना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इन सब अगर एक साथ ग्रो करता है तो अच्छी बात है। तो ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो वही बात है, वियतनाम एक इम्पोर्टेंट पिलर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, ठीक है। ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कोई भी, अगर आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना उसको लेकर, कि वियतनाम हो गया, या फिर आप म्यांमार को पढ़ रहे हैं तो म्यांमार इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और दोनों देश के बीच क्लोज रिलेशनशिप होता है, तो जाहिर सी बात है हमारा स्ट्रेटेजिक बैलेंस साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो एग्रेसिव चाइनीज एक्टिविटीज हमें देखने को मिल रही है उसको भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो एक कॉमन कंक्लूजन लिख सकते हो सिर्फ वियतनाम के लिए ही नहीं, बल्कि कोई भी आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कंक्लूजन लिखते हो, अगर आता है क्वेश्चन तो लिख सकते हो। इवन व्हाट आप आसियान के ऊपर क्वेश्चन आता है तब भी आप ये कंक्लूजन में लिख सकते हो, तो कोई दो राय नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने समझ लिया इस इशू को, इंडिया और वियतनाम का रिलेशन काफ़ी छोटा था लेकिन आई थिंक कि 30 मिनट हो गए होंगे, तो फिर भी हमने इसको डिस्कस करने का कोशिश किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने डिस्कस किया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया एंड इंडोनेशिया की बात हम करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, इंडिया इंडोनेशिया भी लेंगे, और इंडिया के साथ साथ जो आपका मालदीव्स का रिलेशन है उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ इंडिया इंडोनेशिया रिलेशन। तो यहाँ पर भी आप देख लो, इंडोनेशिया आपका क्या है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ही है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री या आसियान ग्रुपिंग, तो आसियान ग्रुपिंग, आसियान में कितने देश आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैप मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए आप, ये जो आपका येलो कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका येलो कलर दिख रहा है ये सब इंडोनेशिया है, ठीक है। ये सब आपका इंडोनेशिया है, और
कुछ इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स आपको भी देखने को मिलते होंगे, जैसे मलक्का स्ट्रेट आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये सब आपका इधर से पास करता है, तो इंडोनेशिया और भी ज़्यादा अहमियत रखता है इंडिया के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात आपको पता होगी अगर आपने लंबे समय से इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑब्जर्व किया होगा इंडोनेशिया के रिस्पेक्ट में, कि इंडिया और इंडोनेशिया का जो रिलेशंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था कुछ सालों में, ठीक है। तो उस एंगल को भी हम जज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो आप देख सकते हो डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, ये आपका जुलाई 2020 में हुआ था। और ये जो आपका डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग हुआ था, इट इज़ इन कंसोनेंस, कंसोनेंस यानी कि इन अकॉर्डेंस कह सकते हो विद द कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो दोनों देश के बीच में। तो डिफेंस कॉपरेशन में आप ये भी लिख सकते हो, या स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन में आप ये भी लिख सकते हो कि दोनों देश के बीच कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइंड है, ठीक है। तो किन किन फील्ड पर कॉपरेशन होता है, तो एक तो डिफेंस कॉपरेशन देख लो आप, ठीक है। और जो आपका ज्वाइंट एक्सरसाइज है, यहाँ पर आप देखिए समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, ये सब रेगुलर एक्सरसाइजेज होते रहते हैं दोनों देश के मिलिट्री अथॉरिटी के तरफ से। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस वही हो गया आपका कि जिस प्रकार से चाइना का एग्रेसिवनेस बढ़ रहा है साउथ एशिया में या फिर साउथ चाइना सी में, तो उस हिसाब से इंडोनेशिया भी अलर्ट है, इंडोनेशिया भी कॉपरेशन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है इंडिया के साथ, ठीक है। वही हो गया जिस प्रकार से वियतनाम का हमने डिस्कस किया, उस प्रकार से आप उसी एंगल से इंडोनेशिया को भी देख सकते हो। जैसे 2018 में जब पीएम मोदी ने इंडोनेशिया विजिट किया था, तो दोनों देश ने एग्री किया था कि कॉपरेशंस जो है वो बढ़ाए जाएंगे, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बढ़ाए जाएंगे। और लगभग 6 इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कॉपरेशन की बात की गई थी कि हम ट्रेड एनहेंस करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मैराइन रिसोर्सेज पर फोकस करेंगे, और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज आपको पता है इंडोनेशिया यूँ कह सकते हो कि प्लेट बाउंड्री के बॉर्डर पर है, तो वहाँ पर यूँ कह सकते हो कि अर्थक्वेक सब जो है आते रहते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, टूरिज्म, मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, इन सब पर बातें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी की, तो देख लो, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना है। जब भी आप इंडोनेशिया के साथ रिलेशन लिखोगे तो इसको नहीं भूलना है। तो जो आपका इंडोनेशिया का लोकेशन हमने आपको बताया कि जो आपका एंट्री पॉइंट है यहाँ पर देखिए, है ना, ये है आपका इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो जो भी भारत अपने शिप से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, या फिर लेट से कि इधर से कुछ इंपोर्ट करता है, तो इस रूट से जाएगा, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रूट है। तो ये जो रूट है किसके किसके बीच में, आप देख सकते हो इंडोनेशिया के बीच में और सिंगापुर है, या फिर आप कह सकते हो मलेशिया के बीच में। तो वैसे भी हमें इंडोनेशिया के साथ रिलेशन अच्छे चाहिए भी, हमारे ट्रेड सिक्योरिटी के पर्पज़ के, बिकॉज 90% ऑफ आवर ट्रेड इज डन बाय व्हाट, ओशियन, ठीक है। क्यों ओशन से किया जाता है, सस्ता पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ लंबी दूरी तय करनी है, साथ ही साथ बड़े से बड़ा प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट किया जा सकता है, तो वो सब बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, ठीक है। तो हमने लोकेशंस की बात कर ली, यहाँ पर आप देख लो। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है, दो लैंडमास है ना, और दोनों लैंडमास के बीच ये जो आपका नैरो पैसेज ऑफ वाटर आप देखते हो, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेट। जैसे आप स्ट्रेट ऑफ हरमूज की बात करी होगी, स्ट्रेट ऑफ बैबल मंदेर की बात करी होगी, ठीक है। उसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। तो इम्पोर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखना है। तो मेरी टाइम सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विथ यहाँ पर आप देख लीजिए, मई 2018 में इंडिया और इंडोनेशिया ने शेयर्ड विजन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया मैरीटाइम कॉपरेशन की बात करी थी इंडो पैसिफिक को लेकर। तो यूँ कह सकते हो कि आपका मैरीटाइम कॉपरेशन भी हमें देखने को मिलता है। और ट्रेड की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडोनेशिया आसियान रीजन में, ठीक है। यानी कि आसियान में 10 देश आते हैं ना, तो 10 देश में जो इंडोनेशिया है वो दूसरे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वैल्यू। बायलेटरल ट्रेड कितना है, बायलेटरल ट्रेड आप देख सकते हो 21 बिलियन डॉलर देखने को मिला है 2018-19 में, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इंडिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी के मुद्दे को लेकर आपका ये चला था। सेकेंड लार्जेस्ट बायर है कोल और क्रूड पाल्म ऑयल का इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो क्रूड पाल्म ऑयल है, ये आपने सुना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा कंटेक्स्ट और न्यूज़ में रहा था। तो
जो आपका पाम ऑयल है ना, इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इंडिया इसे बाय भी करता है। तो सेकेंड लार्जेस्ट बायर है कोल का और क्रूड पाम ऑयल का इंडोनेशिया से। साथ साथ और क्या क्या इंपोर्ट करता है भारत, जैसे पल्प हो गया, पेपर हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, तो ये सब बातें हैं। अलोंग विथ टेररिज्म पर भी कॉपरेशंस की बात हुई है, जैसे आपका इंटेलिजेंस कॉपरेशंस की अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो शेयर करिए, ठीक है। और न्यू दिल्ली और जकार्ता जो कि आपका इंडोनेशिया का कैपिटल है, उन्होंने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्स्ट्राडिशन भी साइन कर रखा है। ये आपका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मतलब समझते क्या हो, कि लेट से कि इंडिया में कोई क्राइम करता है और वो इंडोनेशिया भाग जाता है, तो जाहिर सी बात है हमारी जो लॉ या फिर इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, अब विदाउट इंडोनेशिया के परमिशन से उसको तो इंडिया में नहीं मंगवाया जा सकता। तो ये किया जाता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की कोऑपरेशन हो जाए, कि अगर लेट से कि मेरे क्रिमिनल्स है ना जिन्होंने कुछ क्राइम करके इंडोनेशिया चले गए, तो अब उसको इंडिया में वापस लाना है, या फिर वाइस वर्सा भी कर सकते हो, तो ये आपका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका कनेक्टिविटी, जिसमें आप देख सकते हो सवांग पोर्ट डेवलप किया जा रहा है एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडोनेशिया, इट इज़ क्लोज टू मलक्का स्टेट। तो कनेक्टिविटी भी बूस्ट कर दी जा रही है, इसमें आप सवांग पोर्ट का नाम याद रख सकते हो। उसके बाद ग्लोबल फोरम से वही है कि बहुत सारे ग्रुपिंग्स के दोनों देश मेंबर है, जैसे आपका G20 का मेंबर है इंडोनेशिया, नॉन अलाइन मूवमेंट का सदस्य भी है, ईस्ट एशिया समिट है, यूनाइटेड नेशन का तो सदस्य है ही। तो ये बातें हो गई। तो कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया दोनों के रीजनल एम्बिशंस हैं, ठीक है। इंडिया के तो एम्बिशंस है ही हैं, क्योंकि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है भारत इंडियन ओशन में। साथ ही साथ यूँ कह सकते हो कि भारत को कुछ ज़्यादा कंसर्न्स भी है क्योंकि चाइना को लेकर, इसलिए कॉपरेशंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पार्टनरशिप को ब्रॉड करने की ज़रूरत है। तो ये हमने देखा इंडोनेशिया के साथ, काफ़ी छोटा पॉइंट था लेकिन हमने इसको डिस्कस किया, इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो किन किन मुद्दे को याद रखना है आपको, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशंस, मेरीटाइम सिक्योरिटी के कॉपरेशन, ट्रेड, टेररिज्म, ठीक है, एक्स्ट्राडिशन वाला आपको याद रखना होगा। और कनेक्टिविटी भी बूस्ट की जा रही है, ग्लोबल फोरम्स में दोनों देश मेंबर्स भी हैं, स्टेट ऑफ मलक्का का नाम आना चाहिए, ठीक है। और कुछ एक्सरसाइजेज याद रखना, समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, ये सब एक्सरसाइजेज भी होते हैं। तो ये बातें हैं। और क्या याद रख सकते हो, बस यही है। हाँ, ये ज़रूर याद रखना कि पाम ऑयल और जो आपका कोल है ना, सेकेंड लार्जेस्ट बायर है इंडिया, इंडोनेशिया से बाय करता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। मैप भी आपने देख लिया होगा, मैप तो मैंने आपको दिखाया ये देख सकते हो मैप। ये आपका इधर इंडिया है, ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आई थिंक, हाँ ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होगा, नॉर्थ साउथ इसका अलाइनमेंट है। उसके बाद आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। आज हम इंडिया और मालदीव के रिलेशंस को कंप्लीट करके यहाँ पर ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन शुरू होना बाकी है। जैसे आपका यहाँ पर देख लो आप, जो इंडिया यूएस के रिलेशंस, ये जो बायलेटरल रिलेशंस हम देखेंगे ना मेजर पावर के साथ, मेजर पावर में आपका चाइना हो गया, मेजर पावर में आपका यूएस हो गया, तो इन सब के साथ रिलेशंस को देखना समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। बिकॉज आजकल आप देख सकते हो जिस प्रकार से चाइना का एग्रेसिवनेस हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपका वर्ल्ड लेवल पर जियो पॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है इन सब देशों को समझना ज़रूरी होगा। तो हम इन सब मुद्दे पर बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले छोटा सा जो टॉपिक है मालदीव के साथ जो रिलेशन है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम इन मुद्दे पर आएंगे। तो जब हम बात करते हैं इंडिया और मालदीव की, तो सबसे पहली बात हम जैसे कि आपको बताते हैं, हमारा अप्रोच है कि हम मैप के सहारे आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, ये प्यारा सा आपको मैप दिख रहा है भारत का, जो सदर्न पेनिनसुला का मैप है। और यहाँ पर आप देख लो, जस्ट आप साउथ में जाओगे तो आपको ये पिन पॉइंट दिख रहा है, मालदीव लिखा हुआ, यही है आपका मालदीव। और थोड़ा सा आप नज़र देखिए बढ़िया से, नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन आपको मालदीव देखने को मिल रहा होगा। और जो मालदीव है ना वो कोरल से बना हुआ है ना, जैसे आप लक्षद्वीप के बारे में सुनते होंगे जो कि इंडिया की आइलैंड है, वो कोरल से बनी हुई है, उसी प्रकार से मालदीव भी आपका कोरल से बना हुआ है। और इसको और अच्छे से हम देखेंगे
एक और इमेज के साथ। यहाँ पर आप देखिए, ये बेसिकली मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, इसलिए ये हाईलाइटर है। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका इंडियन ओशन है और ये आपका जाहिर सी बात है अरेबियन सी जो पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो ये आप देखो अटोल लिखा हुआ है ना, अजब अजब नाम लिखा हुआ है, उसके बाद अटोल लिखा हुआ है, माले अटोल, फेलिडो अटोल, मलाकू अटोल। तो अटोल बेसिकली टाइप ऑफ कोरल ही है, ठीक है, जैसे बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, अटोल, ये तीन बेसिकली कोरल के टाइप होते हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपका होगा तो आप इसके फॉर्मेशन को भी जानते होंगे, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट, और मालदीव्स का कैपिटल क्या है, माले। और रिसेंटली आपका ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इंडिया और मालदीव्स के कॉपरेशन के साथ बनाई जा रही थी, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की गई थी इंडिया की तरफ से, दैट्स वाई आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चर्चा में भी रहा था, 1-2 साल पहले की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए इक्वेटर, जो इक्वेटर है जो अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में बांटता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से आपका इक्वेटर भी क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्वेटर के साउथ में भी मालदीव्स का एक आइलैंड है जिसको अद्दू अटोल कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो ये बात है। तो मोस्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ द मालदीव्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ध्यान रखना है, ठीक है। और आप हमें बताओ लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो क्या वो इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है या फिर इक्वेटर के साउथ में? थोड़ा सा आप सोच के हमें आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने डिस्कस किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप इसका सिग्निफिकेंस जानिए कि मालदीव जो है आपका इंडियन ओशन में लोकेटेड है और भारत के एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि काफ़ी नज़दीक है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमने डिस्कस किया ही, लेट्स मूव टू द PYQ भी हम देख सकते हैं, जैसे एक PYQ भी पूछा गया, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव्स इन द लास्ट 2 years, शुड देयर बी एनी काउज ऑफ कंसर्न टू इंडिया। तो बेसिकली 2013 में यूँ कह सकते हो कि 2013 से 1-2 साल पहले से ही वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी। तो अल्टीमेटली उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि इसका क्या इम्पैक्ट आपका पड़ेगा इंडिया के ऊपर। तो उसी प्रकार से जैसे आपका श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है और श्रीलंका के क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ सकता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, संभावनाएं हैं। तो इस एंगल से आपको स्टडी करनी है। तो वही बात है, जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि मालदीव्स भी कहीं ना कहीं फॉरेन रूल के अंदर गुलाम था और इंडिया वॉज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स इट्स इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी कोई देश आज़ाद होता है तो अल्टीमेटली उसको रिकॉग्नाइज करने वाला भी तो चाहिए, समर्थन में भी चाहिए, तभी तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसको रिकॉग्निशन मिल सकेगा एज ए सेपरेट कंट्री, एज ए सॉवरिन कंट्री। तो वही बात है, 1965 में जब मालदीव्स इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने इसको वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज भी किया और उसके बाद से डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी सेटअप हुए दोनों देश के बीच में। और इतना ही नहीं, 1988 में बेसिकली मालदीव्स में कूप देखने को मिली थी और भारत ने जाके असिस्टेंस प्रोवाइड किया अंडर द ऑपरेशन कैक्टस। तो ये नाम जरूर याद रखना, ऑपरेशन कैक्टस। और इसके बाद क्या हुआ, जाहिर सी बात है ट्रस्ट एंड फ्रंटल रिलेशंस स्टेब्लिश हुए दोनों देश के बीच में। और इतना ही नहीं, इंडिया और मालदीव्स कॉमन रिलेशन शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कमर्शियल, ये सब भी है। तो जाहिर सी बात है जो रिलेशंस की गहराई है और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ द रिलेशनशिप, तो जैसे कि हम आपको बात करते हैं, जो भी हम रिलेशनशिप के टॉपिक को देखते हैं तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आपका सोशल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशंस, डिजास्टर रिलेटेड कॉपरेशंस, डिफेंस रिलेटेड कॉपरेशंस, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही देखेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉपरेशंस की तो देख सकते हो ट्रेड एग्रीमेंट 1981 में साइन हुई थी और इंडिया मालदीव्स का 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखिए। और दोनों देश के बीच जो ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड कहते हैं, वो आपका 29 नहीं, $290 मिलियन का है। और इतना याद रखना है कि जो ट्रेड बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में, यानी कि इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है
मालदीव्स को रादर दैन इंडिया इम्पोर्ट, तभी तो फेवर में आएगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है मालदीव्स के साथ। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज इंडिया प्रोवाइड करता है मालदीव्स को। जैसे वहाँ की जो फोर्स है, मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनको ट्रेनिंग से आपकी ज़रूरत होती है, तो लगभग 70% ऑफ द ट्रेनिंग रिलेटेड डिफेंस रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करता है इंडिया की तरफ से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ की प्रोजेक्ट जो डिफेंस सेक्टर में चलाए जा रहे हैं, तो एक तो हमने ये देखा मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग देना, साथ ही साथ कोस्टल रेडार सर्वेलेंस सिस्टम अलॉन्ग विथ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेडक्वार्टर्स को कंस्ट्रक्ट करवाना। डिजास्टर रिलेटेड कॉपरेशन भी होता है, जैसे आपका जब 2004 में इंडियन ओशन सुनामी आई थी, इसके बारे में आपने भी सुना होगा, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो भारत ने बढ़ चढ़ कर असिस्टेंस प्रोवाइड किया था मालदीव्स को। अलॉन्ग विथ 2014 में माले वाटर क्राइसिस भी देखने को मिली थी, और वहाँ पर भी भारत ने मदद किया, और जो उनके डिफेंस फोर्सेस है उनको ट्रेनिंग दी जाती है वेरियस डायमेंशन से रिलेटेड, जैसे फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। ठीक है, और अगर हम बात करें डेवलपमेंटल कॉपरेशंस की, तो डेवलपमेंटल कॉपरेशंस भी हुआ। डेवलपमेंटल कॉपरेशन यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल क्रिएट करना हो, या फिर आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्रिएट करना हो, ठीक है, तो इन सब के माध्यम से क्या होगा कि डेवलपमेंट इंश्योर होगी। तो जाहिर सी बात है भारत जो है डेवलपमेंटल कॉपरेशन पे करता है मालदीव्स को। जैसे आप देख सकते हो इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल वहाँ कंस्ट्रक्ट करवाई गई, मालदीव्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कंस्ट्रक्ट करवाई गई, नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिशिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट सब भी कंस्ट्रक्ट करवाई गई। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये तो काफ़ी ज़्यादा रिसेंट न्यूज है। अब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट यानी कि कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए, बिकॉज आप थोड़ा सा मैप अगर देखोगे मालदीव्स का, तो ये सब क्या है आपका, ठीक है, आइलैंड है। तो आइलैंड है, अब इन सबको एक साथ कनेक्ट करना है, तो जाहिर सी बात है हमें कनेक्टिविटी इंश्योर करनी पड़ेगी, चाहे ब्रिज बनाकर या फिर आपका वाटरवे कनेक्टिविटी इंश्योर कर कर। तो इन सब पे पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है, और भारत जो है मालदीव्स को मदद करता है। जैसा कि आपने देखा होगा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो इसके लिए भारत ने $500 मिलियन का असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया था, विच इज लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मालदीव। और ये क्या करेगा, माले को 3 नेबरिंग आइलैंड से कनेक्ट करेगा, यानी कि जो आपका माले है, हमने देखा ये जो कैपिटल है, उसको जो भी 3 नेबरिंग आइलैंड है मालदीव्स के ही, उसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कनेक्टिविटी जब रहेगी तो उन सब एरियाज में भी डेवलपमेंट इंश्योर होगा। नहीं तो क्या होता है, सेंट्रलाइज डेवलपमेंट होगा, सिर्फ माले का ही डेवलपमेंट हुआ, पता चला इन सब आइलैंड का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो फिर इनइक्वलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये जनरल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद देख लो करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप के बारे में हमने आपको बताया भी था, तो दोनों देश के बीच करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद कोविड रिलेटेड असिस्टेंस, यानी कि जब कोविड-19 की महामारी आई, तो आपको पता है भारत ने अथक प्रयास किए अपने नेबरिंग कंट्रीज को वैक्सीन या फिर एसेंशियल मेडिसिन डिलीवर करने में। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हो 14 मेंबर रैपिड रिस्पांस मेडिकल टीम डिप्लॉय की गई मालदीव्स में मार्च 2020 में, ठीक है, ताकि वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ के जो हेल्थ पर्सनल हैं, उन सबको ट्रेन किया जाए कि किस प्रकार से कोरोना को हराना है। और ऑपरेशन संजीवनी भी लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके मदद से जो भी फ्रेंडली कंट्रीज है उनको मदद किया जाएगा टू टेकल द कोविड-19 थ्रेट। और जैसे एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, एक स्पेशल इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भी एयरलिफ्ट किया गया था, और उस प्लेन में आपका लगभग 6.2 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिनल सप्लाई इंडिया की तरफ से मालदीव्स को भेजी गई थी। तो आप देख सकते हो कि मुसीबत के समय में इंडिया ने लगभग अपनी नेबरिंग कंट्रीज को साथ दिया है। उसके बाद करेंसी स्वैप के बारे में हमने बात कर ही लिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है भारत की तरफ से, जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया गया है कि इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस $250 मिलियन का प्रोवाइड किया था मालदीव्स को इन सितंबर 2020, ठीक है। तो ये सब बातें। तो उसके बाद 4 एमओयूज सिंपली एग्रीमेंट्स हैं, दोनों देश के बीच साइन की गई। जैसे आप देख लो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत जो प्रोजेक्ट है विच विल क्रिएट ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स, जैसे आपका हॉस्पिटल्स ले लो, एजुकेशन से ले लो, तो उन सब को लेकर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू साइन की गई। उसके बाद एमओयू साइन किया गया बिटवीन मालदीव्स इंडिया ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स कॉपरेशन, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद फाइनेंशियल एड को लेकर एमओयू साइन की गई। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है मालदीव्स का, तो पहली बात तो ये कि रेडिकलाइजेशन को अगर करना है मालदीव्स में, तो
भारत की सिक्योरिटी मजबूत होगी। क्यों? बिकॉज आप देख लो, मोर देन 200 मालदीव्स यूथ हैव जॉइंड द आईएसएस। अब वहाँ पर लेट्स से कि रेडिकलाइजेशन होता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण या फिर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी के कारण, तो पाकिस्तान को एक प्रकार से मौका मिल जाएगा कि वहाँ पर टेरर लॉन्च पैड इस्टेब्लिश कर दे और उन सब के माध्यम से इंडिया पर खतरा आ जाएगा, है ना। तो ये बात है, रेडिकलाइजेशन एंड उसके इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए इम्पॉर्टेंट है मालदीव्स में डेवलपमेंट कोऑपरेशन सबको मजबूत रखना। उसके बाद चाइनीज़ फुटप्रिंट को कर्व करने के लिए, बिकॉज चाइना जो है आपको पता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी या फिर डेप्ट ट्रेड पॉलिसी के माध्यम से अपना प्रेजेंस हमारे इंडियन ओशियन के नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज के साथ बना रहा है, ठीक है। तो इसलिए टू कर्व द राइजिंग चाइनीज फुटप्रिंट, ये इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के साथ कॉपरेशन को बना कर रखना। साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन को भी बूस्ट किया जाना होगा। वैसे तो अगर हम बात करें जो ट्रेड कॉपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स उतनी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, लेकिन जो एक्चुअल में रियलाइजेशन है वो नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, चाइना भारत की जगह ले सकता है। तो उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंडिया का जो मेजर कंसर्न रहा है वो है आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो देखने को मिल रही है नेबरहुड में, और उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि यामीन कैंप, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत कर दी थी अगेंस्ट न्यू दिल्ली मैसिव डेवलपमेंटल फंडिंग जो भारत कर रहा था, ठीक है। तो ये सब भी बात है। तो क्या इश्यूज हैं अभी तक? एक तो ये है कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल ग्रेवेंसेस, जैसे वहाँ पर जो डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, कब वहाँ पर रेडिकल आइडियोलॉजी आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं है, और उससे डायरेक्टली इंडिया प्रभावित होगा। साथ ही साथ हब ऑफ टेररिज्म, क्यों? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। उसके बाद आप देख लो चाइनीज़ फैक्टर इन मालदीव्स, यानी ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, जैसे चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स वहाँ पर इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ मालदीव्स जो है वो इम्पोर्टेंट पर्ल के रूप में उभर कर आए हैं इन चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। वही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो चाइना का स्ट्रेटजी है इंडिया को घेरने का, मालदीव्स भी तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल के रूप में दिख रहा है। उसके बाद इकोनॉमिकल, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है मालदीव्स के साथ इंडिया का, तो इसके कारण जो ट्रेड रिलेशन है वो और भी कम हो जाते हैं। और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, ये अभी हमने देखा एग्जांपल इंडिया आउट कैंपेन, बस नाम भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एलोंग विथ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया एफर्ट्स, यानी कि जो भी एफर्ट्स भारत कर रहा है वहाँ के डेवलपमेंट को लेकर या फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर, तो बेसिकली वहाँ की जो मीडिया है वो बेसिकली सही तरीके से नहीं दिखाती है। कहने का मतलब ये है कि उसको लगता है कि इंडिया इंट्रूड कर रहा है हमारे इंटरनल अफेयर्स में, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड वही है कि इंडिया का फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, और ये इंडिया फर्स्ट पॉलिसी किसका है? मालदीव्स के तरफ से ये पॉलिसी इनिशिएट किया गया है। तो जाहिर सी बात है इंडिया भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशनशिप, और डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जाए, जिसमें भारत जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है उसकी जो पकड़ है उसको बना कर रखे, अलॉन्ग विथ टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स का। और डायस्पोरा, वही है कि वहाँ पर जो भी डायस्पोरा है उसका इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यूँ कह सकते हो कि पीपल टू पीपल रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज़ के लिए, जो भी है, ताकि रिलेशन स्ट्रेंथ है ना। तो कंक्लूजन वही है कि जो बायलैटरल कोऑपरेशंस हैं हमारे दोनों देश के बीच में वो यूजफुल साबित होंगे दोनों देश के लिए। साथ साथ इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके पर्पज से भी, तो इंडिया को डेवलपमेंटल पार्टनरशिप कंटिन्यू करने की ज़रूरत है विद आइलैंड नेशन टू फर्दर कंसोलिडेट द रिलेशनशिप। तो ये बातें हैं। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में शुरुआत करेंगे जो बायलैटरल रिलेशन है मेजर पावर्स के साथ, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल कर आएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। So after discussion of India Maldives relation, now we come to discuss about India Mauritius relations. तो बेसिकली हमारा अप्रोच क्या रहता है? सबसे पहले हम मैप को देखते हैं कि मॉरिशस कहाँ लाई करता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसके बेसिक ओवरव्यू हम जानेंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस क्या है,
या फिर आपका जियो स्ट्रेटेजी कॉपरेशन कुछ है या नहीं है, डिफेंस कॉपरेशन है या नहीं है, तो उस एंगल से हम जज करने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स मूव टू सी द मैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपके लिए मैप निकाल कर लाया है, ये हमारा प्यारा भारत है ना। और उसके बाद हमने मालदीव तो डिस्कस कर ही लिया है। उसके बाद हम साउथ में जाएंगे तो आप देख लो सेशल्स मिलते हैं, सेशल्स के साउथ में जाएंगे तो हमें मॉरिशस मिलते हैं। अब देख लो मॉरिशस के वेस्ट में आपका ये मडगास्कर है, ठीक है, जो आपका वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड कह सकते हो। और ये जो आपका मडगास्कर है ये अल्टीमेटली आपका ईस्ट ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। तो इस एंगल से आपको जज करना है, देखना है लोकेशंस को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो मॉरिशस है ये आपका इंडियन ओशियन में प्रेजेंट है। अब जब इंडियन ओशियन की बात करें तो भारत जो है इंडियन ओशियन में एक रीजनल पावर कह सकते हो। अब भारत की रीजनल पावर को कौन चैलेंज कर रहा है, आखिरकार क्यों भारत इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर फोकस कर रहा है, या फिर यूं कह सकते हो कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स भारत ले रहा है, वेदर इट इज सागरमाला, वेदर इट इज डीपनिंग कॉपरेशंस विद वेरियस कंट्रीज लाइक यूएस, क्यों? तो एक तो आपको जवाब मिल ही गया होगा कि चाइना का भी प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशियन में हमें देखने को मिल रहा है। एलोंग विथ भारत अब ब्लू इकोनॉमी पर भी ज़्यादा फोकस कर रहा है। एलोंग विथ भारत अपनी नेबरिंग रिलेशंस या फिर यूँ कह सकते हो कि नेबरिंग देशों के साथ रिलेशन को अच्छे करने का प्रयास कर रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो इन सब को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और कोविड-19 के दौरान आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से हमने असिस्टेंस प्रोवाइड किया अपने वेरियस कंट्रीज जो हमारे नेबर्स में हैं, चाहे वो आपके मालदीव्स हो या फिर आपके श्रीलंका हो, जो भी है, ठीक है। तो लेट्स नाउ टॉक विद द फैक्ट्स। तो बेसिकली कुछ कंटेक्स्ट हम पहले जान लेते हैं। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, इन्होंने मॉरिशस विजिट किया था 2021 फैब में, ठीक है। और अल्टीमेटली इंडिया की जो पार्टनरशिप है मॉरिशस के साथ उसको स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया था वेरियस डायमेंशंस में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, हेल्थ हो, सिक्योरिटी स्फेयर्स हो। और ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि ये स्टेटमेंट पीएम मोदी की तरफ से दी गई है, तो इन सब स्टेटमेंट्स को आप कोट करते हो तो एक अलग से इंप्रेशन बनता है। तो देख सकते हो इंडिया एंड मॉरिशस आर यूनाइटेड बाय हिस्ट्री, एंसेस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज एंड शेयर्ड वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशियन, बिकॉज दोनों इंडियन ओशियन में अच्छी खासी कोस्टलाइन शेयर करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो टुडे आवर रोबस्ट डेवलपमेंट पार्टनरशिप हैज इमर्ज्ड एज ए की पिलर ऑफ आवर क्लोज टाइज। अब थोड़ा सा हम डीपर जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इंडियन ओशियन रीजन, मॉरिशस जो है इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडियन ओशियन में, और दोनों कंट्रीज इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के भी मेंबर हैं। और जब हम आयोरा की बात करते हैं, आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा होगा, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद है कि किस प्रकार से हम रीजनल कॉपरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबको प्रमोट करें विद इन द इंडियन ओशियन रीजन। नाम से पता चल रहा है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, मतलब कि जो भी आपके इंडियन ओशियन में कंट्री लाई करते हैं उसकी एक प्रकार से एसोसिएशन बनाना, एक ग्रुप बनाना और कॉपरेशन को प्रमोट करना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कंटेक्स्ट है वो है आपका शेयर्ड हिस्ट्री। कैसे? यहाँ पर आपको फैक्ट याद रखने हैं, 68% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जिसमें आपके जो वहाँ के फिलहाल करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं जैसे प्रविंद जुगनौथ, ये भी इंडियन ऑरिजिन के ही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दर्शाता है कि यस हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है। एंड उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी लौट रहे थे साउथ अफ्रीका से इंडिया, तो कुछ समय के लिए वो मॉरिशस में भी रुके थे और ये पीरियड भी दिया गया है, तो आप कहीं कहीं रेफरेंस के रूप में डाल सकते हो अपने आंसर को एनरिच करने के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया आपका थोड़ा कल्चरल कॉपरेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉपरेशन की, तो आप देख सकते हो सबसे महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुए हैं वो है आपका फ्री ट्रेड पैक्ट। फ्री ट्रेड पैक्ट मतलब समझते हो कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जाते हैं दोनों देश के बीच में, तो उसमें जो आपका कस्टम्स ड्यूटी लगता है ना, या तो आपका कम लगेगा या फिर नल हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो आपके इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होते हैं। तो इसको जरूर आपको रेफर करना है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA। और जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स विजिट किए थे तो ये साइन हुई थी। एजुकेशनल कॉपरेशन की बात करें तो बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं मॉरिशस के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो इंडिया में आके पढ़ते हैं। जैसे आप देख लो अबाउट 200 मॉरिशियन स्टूडेंट्स इनरोल देमसेल्फ इन इंडियन यूनिवर्सिटी एवरी ईयर। तो फैक्ट लिख सकते हो, बाकी और भी चीज़ें हैं लेकिन कितना याद रखोगे। उसके बाद डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की बात करें तो
सोशल हाउसिंग प्रोजेक्ट ले लो, या फिर आपका सिविल सर्विसेज कॉलेज की नींव रखने की बात है। तो इन सब में भारत ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। एज वेल एज 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट भी इनोग्रेट किए गए थे पीएम मोदी के द्वारा 2022 में। तो एक आध पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हाँ, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है दोनों देश के बीच में। और फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया गया है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, अलॉन्ग विथ 2 एग्रीमेंट्स और ज़्यादा किए गए थे, जिसमें आप देख लो मॉरिशस के लिए फॉर द मेट्रो एक्सप्रेस। तो ये सब बातें हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे दोनों देश के बीच में रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। तो क्या सिग्निफाई करता है कि हाँ, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन भी हो रही है। एज वेल एज एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव ऑन लीज टू मॉरिशस। उसके बाद सागर विजन, आपको पता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, जिसका हमने डिस्कशन भी किया था। इससे क्या होगा कि आपका इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन दोनों देश के बीच में बढ़ेगा अलोंग विद द मैरीटाइम नेबर्स। और भारत आपको पता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में बने रहना चाहता है। और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब क्या कि जो भी आपके नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो आपके मैरीटाइम कंट्रीज हो या फिर आपके जो लैंडलॉक कंट्रीज ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर भारत इन देशों की जो भी सिक्योरिटी है वो उसको इंश्योर करने का प्रयास करता है। बिकॉज आप भी समझो कि मॉरिशस की सिक्योरिटी इंश्योर होगी तो इनडायरेक्टली इंडिया की भी सिक्योरिटी इंश्योर होगी। अगर श्रीलंका की सिक्योरिटी इंश्योर होगी तो इनडायरेक्टली इंडिया की भी सिक्योरिटी इंश्योर होगी। ठीक है, तो ये बातें होती है इन सिक्योरिटी प्रोवाइडर। दैट्स वाई आप देखते हो कि कभी कोई क्राइसिस आती है, जैसे मालदीव्स में लेट्स से कि क्राइसिस आया था जो हमने डिस्कस भी किया, तो इंडिया ने मदद किया। ठीक है, श्रीलंका में क्राइसिस आया तो इंडिया ने मदद किया। या फिर अभी आपका कोई अन्य नेबरिंग कंट्रीज है, वहाँ पर क्राइसिस आएगा तो वहाँ पर भी मदद करेगा। नेपाल में भी आया तो जैसे अर्थक्वेक आया था तो वहाँ पर भारत ने मदद किया। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद देख लो इश्यूज भी हैं। पहली बात तो राइजिंग चाइना, ये हमने बताया। अब इन्वेस्टमेंट के मामले में, पैसे के मामले में चाइना तो काफ़ी ज़्यादा अमीर है कह सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में। और देख सकते हो चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ जो हुआ था वो आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी देखने को मिलते हैं लाइक पायरेसी, स्मगलिंग, ये सब। तो अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं CECPA के बारे में। तो ये जो आपका कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये आपका पहली बात तो ये कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में हुआ है। और ये इंडिया का फर्स्ट सच एग्रीमेंट है विथ एन अफ्रीकन कंट्री, बिकॉज इसको अफ्रीकन कंट्री में ही शामिल किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो भी ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ मतलब क्या, टैक्स, कस्टम्स ड्यूटीज मान सकते हो, ऑन द मेजोरिटी ऑफ गुड्स, उन सबको या तो कम कर देगा या फिर पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तो इससे क्या होगा कि ट्रेड प्रमोट होगी। और कम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हुआ कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को कवर करेगा, लाइक ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ऑरिजिन। आप हमें बताओ रूल्स ऑफ ऑरिजिन क्या है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और उम्मीद है कि प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। ये ब्रॉडर कंसेप्ट है और हमने आई थिंक कि उड़ान सीरीज में इसको पढ़ाया भी था। उसके बाद ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स लेट से। अब होता है आपका ये टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर मतलब जैसे टैक्स बढ़ा देना, ठीक है, या फिर मॉनेटरी लिमिट कर देना, वो सब आपके टैक्सेशन बैरियर है। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब क्या हुआ कि भाई साहब क्वालिटी कंस्ट्रेंट लगा देना कि भाई साहब अगर ये क्वालिटी फुलफिल नहीं होती हम इंपोर्ट नहीं करेंगे या फिर हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये होता है आपका नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, तो इन सब मुद्दे को भी कवर करता है। साथ ही साथ डिस्प्यूट सेटलमेंट, लेट से कि कोई डिस्प्यूट हो गई तो उसको सेटलमेंट करना भी है। या फिर टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, तभी तो इसको कम्प्रिहेंसिव नाम दिया गया। साथ ही साथ प्रेफरेंशियल एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा टू ए नंबर ऑफ आइटम्स लाइक सर्जिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें हैं। और उसके बाद आपका जो इंडिया और मॉरिशस है उन्होंने बेसिकली इन मुद्दे पर भी नेगोशिएट करने की बात की। वो कौन सा मुद्दा है, ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म। तो ये जो ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म है, इसमें क्या होता है कि अगर लेट से ये जो कम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, अब इसके कारण लेट से कि काफ़ी ज़्यादा भारत में इंपोर्ट राइज हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड राइज हो जाता है। तो ऐसे में क्या करेगा कि भारत उस सिनेरियो में प्रोटेक्शन लगा सकता है, मतलब इंपोर्ट पर कुछ कंस्ट्रेंट लगा सकता है, ऐसे आप समझो। ठीक है, तो ये होता है ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म फॉर सम हाईली सेंसिटिव प्रोडक्ट्स विद इन 2 years ऑफ द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। तो बस यही थी छोटी सी टॉपिक और ये आपका कवर हो गया है। लेकिन हाँ, CECPA थोड़ा सा आप और डिटेल में पढ़ लेना प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी जो भी चीज़ें थी खत्म हो चुकी है। नाउ वी विल मूव टू द बायलैटरल रिलेशंस ऑफ द मेजर कंट्रीज, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।